नमस्कार साथियों, मैं पुष्पराज सिंह इनव्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज खेल दिवस के मौके पर हमने जो हमारे मेन गेस्ट हैं टॉप ऑफ द टाउन आपके शो में, ये है मिस्टर दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि हमारे प्रदेश में और विशेषकर हमारे जबलपुर में खेल को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं और हमारे युवाओं को क्या क्या अवसर मध्य प्रदेश की सरकार और ओलंपिक संघ के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव श्री दिग्विजय सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, और खासकर मध्य प्रदेश के जो खेल की यदि हम बात करें और स्पोर्ट्स की यदि हम बात करें तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें आपसे प्राप्त होगी। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के यदि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें हमारी अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और आगे की क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं सर। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले खेल दिवस की सबको शुभकामनाएं। जैसा कि 29 अगस्त आज हम भारत के मशहूर और लेजेंडरी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो सभी को हमारी ओर से जबलपुर मध्य प्रदेश देश के वासियों को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आपने हमको आमंत्रित किया, ये अवसर दिया, इसके लिए भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमारी है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है मध्य प्रदेश में, तो एक समय हुआ करता था जब हम लोग खेलते थे, कुछ मैदान नाम की चीज़ उस समय कुछ उपलब्ध नहीं थी। जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता था तो एक ही मैदान था जबलपुर शहर में, वो भी खराब स्थिति में। और आज की स्थिति में 2500 खेल बास्केटबॉल के मैदान होंगे। और जहाँ तक पूरे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो प्रदेश में भोपाल में जो शूटिंग रेंज है हमारी, वो एशिया और बल्कि वर्ल्ड लेवल की है, एशिया में सबसे अच्छी होगी। उसके अलावा घुड़सवारी एकेडमी रिसेंटली 750 करोड़ से एक भोपाल में स्पोर्ट्स सिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। टीटी नगर स्टेडियम जो है उसमें भी लेटेस्ट जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। और जहाँ तक जबलपुर का सवाल है, तो जबलपुर भी बहुत आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन रहा है जी। हाल ही में सर जो ओलंपिक गेम्स हुए उसके बाद आप देखेंगे कि क्रिकेट जैसे पारंपरिक खेलों को यदि हम छोड़ दें तो आम जनता का बहुत रुझान बढ़ा है एथलेटिक्स की तरफ। और ओलंपिक गेम्स के अंदर एथलेटिक्स की कैटेगरी में लगभग 48 इवेंट्स आते हैं। तो ये क्षेत्र पूरा खाली पड़ा है भारत के नज़रिए से। तो इसको बढ़ाने के लिए सर कितना फोकस किया जा रहा है? अदरवाइज हम देखते हैं कि हमारा ज़्यादातर फोकस क्रिकेट की तरफ ही होता था, लेकिन एथलेटिक्स को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा चांस है हमारे पास। इसके लिए ओलंपिक संघ क्या प्रयास कर रहा है सर? नहीं, आपका ठीक प्रश्न है। पिछले टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा ने परफॉर्मेंस दिया है और भारत के लिए पहला एथलेटिक में गोल्ड लेके आए हैं, उसके बाद से जरूर ही खेल की तरफ और विशेष रूप से एथलेटिक की तरफ बहुत रुझान बढ़ा है और बहुत खेलने आ रहे हैं। और उसी दृष्टि को देखते हुए जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार लगभग मध्य प्रदेश में बहुत सारे एथलेटिक ट्रैकों का निर्माण कर रही है, जिसमें कि जबलपुर में 2 एथलेटिक ट्रैक, एक राइट टाउन स्टेडियम, एक रांझी में लगभग फिनिशिंग में है। ओके तो एथलेटिक ट्रैक यहाँ पर बन रहा है उसके लिए। अच्छा सर मैं यदि बात करूँ कि भारत सरकार काफ़ी प्रयासरत है कि किस तरीके से भारत का स्थान बढ़ाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत ने अभी तक कुल मिलाकर केवल 35 मेडल ही हासिल किए हैं ओलंपिक्स में, जबकि आज हम चांद पर भी जा पहुंचे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और पूरे ऑल ओवर दुनिया में हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का लोहा माना जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स में हम इतना पीछे क्यों हैं सर? आखिर हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है सर? नहीं, आपने ठीक प्रश्न किया कि पहले ऐसी परिस्थितियां हमारे देश की नहीं थी, और जो आज देश जिस स्थिति में पहुंच रहा है, जैसे कि अभी हम चांद में पहुंचे हैं, उसी तरीके से केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि खिलाड़ियों को प्रमोट और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। और उसका आने वाले समय में स्पोर्ट्स ऐसा है कि 1 दिन या 2 दिन में इसके रिजल्ट नहीं आते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगता है। और जिस तरीके की अभी परिस्थितियां चल रही हैं, सुविधाएं चल रही हैं, जो केंद्र सरकार का इस और मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रोत्साहन खेलों के प्रति हो रहा है, तो उससे आने वाला समय अवश्य भारत का होगा खेल में।
जी। सर काफ़ी सोचनीय विषय है ये, क्योंकि केन्या जैसे देश भी जो हैं भारत से काफ़ी आगे हैं रैंकिंग में, यदि हम ओलंपिक्स की बात करें। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रियलिटी सर ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो है ही, साथ में खिलाड़ियों के चयन में भी बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी बरती जाती है। तो इसको लेकर क्या नज़रिया है सर भारत का? क्योंकि आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल से ही स्पोर्ट्स को लेकर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं चेहरा देखकर और कुशलता ना देखकर केवल चेहरे पे जो है यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं, इसलिए आगे जाके हम एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, ये स्थितियां पहले थी इस तरीके की, पर जो आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आज जो भी सिलेक्शन होता है या जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं सबकी वेबसाइट में है। सिलेक्टर भी फिक्स है कि किस स्तर के सिलेक्टर होना चाहिए, और सबकी वीडियोग्राफी भी होती है आजकल। अच्छा सर। तो इस तरीके से जो पहले होता था कि या पार्शलिटी होती थी भाई भतीजावाद या किसी का, तो वो अब संभावना है वो लगभग नगण्य हैं यहाँ पर, और उसके आने वाले इसीलिए परिणाम आना शुरू अभी हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी भी व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों से जो मेडलिस्ट हैं उनसे इंटरेक्ट होते हैं, तो अवश्य उसका प्रभाव पड़ रहा है और आने वाला समय अच्छा होगा खेल। तो क्या सर मध्य प्रदेश या जबलपुर क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि आपको खिलाड़ी एक बहुत ही बेसिक स्तर से तैयार करना होता है, तो क्या यहाँ पर भी जितने भी चयन होते हैं उसकी वीडियोग्राफी बाकायदा करवाई जाती है सर? छोटे स्तर पे तो नहीं होती है, पर ज़्यादातर मेरिट के हिसाब से, और आजकल सबके पास मोबाइल भी है, आदमी अपने खिलाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। चयन समिति एक प्रॉपर बनी जाती है और सभी कोई की उपस्थिति होती है, और बहुत से खेलों में स्कोरिंग और टेक्नोलॉजी है उसमें कि जिसमें से हम कुछ चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। लगभग मोर देन 50% करीब खेल ऐसे होंगे कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेल है, तो उसमें पार्शलिटी होने की संभावना नहीं हो जाती। जो मेरिट है तो उस मेरिट पे जाएगा। इवन एथलेटिक तक में जो पहले हम रिबन लेके खड़े होते थे, आजकल डिजिटल है कि वो पहुंचेगा ऑटोमेटिकली, उसकी टाइमिंग्स आ जाएंगी। तो सर एक खिलाड़ी तैयार करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, और हम भारत में की बात करें या प्रदेश स्तर या जिला स्तर की भी बात करें, तो जो खेल संघ है वहाँ पे पदाधिकारियों के चयन में ज़्यादातर राजनीतिक लोगों का बहुत ज़्यादा दखल होता है। कई सारे पदाधिकारी जो हैं वो दशकों से अपने स्थान पर बने हुए हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को उठाना पड़ता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ इस क्षेत्र में किस तरह से सुधार कार्य करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, जहाँ तक खेल संघ में राजनेताओं का सवाल है या अन्य पदाधिकारियों का सवाल है, तो हमारे यहाँ एक सोसाइटी एक्ट है और सरकार के भी, स्टेट गवर्नमेंट के नियम भी हैं, केंद्र सरकार के भी नियम हैं। तो उसके तहत हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और उसमें जो भी है चुन के वो किस पद पे है या किस पृष्ठभूमि का है ये मायने नहीं रखता है। जिसको पसंद किया, जो उस फील्ड में काम करता होता है। जैसे नेताओं की भी बात करें तो बहुत से नेता लोग, और बिना उनके सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो वो खेलों को प्रमोट करते हैं और जो सहयोग करते हैं, तो वो आदमी चुन के आता है। जो अच्छा होता है वो चुन के आता है, जो नहीं है तो नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो यहाँ से सब चुन के आते हैं। सर बजट की बात करें तो आज चाइना के साथ हम कम्पीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की यदि हम बात करें तो चाइना का बजट स्पोर्ट्स में हमसे 200 गुना ज़्यादा है, और वहाँ पे बहुत ही प्राइमरी लेवल से ही खिलाड़ी को जो है तैयार किया जाने लगता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है ये अपने बजट की बात करें या फिर खिलाड़ियों की चयन, यदि उनको बचपन से ही ट्रेन किया जाए, इस क्षेत्र में क्या कोई विशेष योजना है सर? हाँ, ये आप ठीक बोल रहे हैं। इस तरीके की योजना, जैसे मध्य प्रदेश का सवाल हम लेते हैं, बाकी जगह भी है, और शुरू से ही बच्चों को किस तरीके से खेलना, हर प्रदेश में फीडर सेंटर बने हुए हैं। प्रदेश में एकेडमीज स्टेट गवर्नमेंट ने विशेष रूप से, यशोधरा राजे सिंधिया जी जो खेल मंत्री हैं हमारे, उनकी विशेष रुचि होने के कारण लगभग 18 खेलों की एक हमारी उत्कृष्ट स्तर की एकेडमीज उन्होंने बनाई हुई है, और प्रदेश में पूरा उनका सब व्यवस्थित रूप से चयन होता है, और उसके बाद वो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग भी जिस स्तर का बच्चा होता है उस स्तर की, यदि बच्चा चाहता है कि वो उस स्तर का है कि उसको विदेश में ट्रेनिंग देनी है तो विदेश में। जहाँ तक कोचेस का सवाल है तो बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी
बहुत ज़्यादा कीमत पे बाहर से लाके यहाँ रखे, कुछ विदेशी कोचेस को भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि नीचे के स्तर से खिलाड़ी ऊपर आए और आने वाले समय में वो अपना प्रदर्शन करें। सर, जैसे कि आपने बताया कई सारी एकेडमीज मध्य प्रदेश में खोली गई हैं, लेकिन एक आम अभिभावक की यदि हम बात करें तो एक सबको प्रोसीजर पता होती है कि बच्चे को भाई मुझे नर्सरी या क्लास 1 में एडमिशन करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। इस मामले में कहीं ना कहीं खेल संघ एडवर्टाइज करने में असफल रहे हैं, क्योंकि आज भी यदि किसी आप पेरेंट्स से पूछ लिया जाए कि भाई आपके बच्चे को यदि स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है तो साई के सेंटर में किस तरीके से दाखिला होगा, उसकी क्या प्रोसीजर है, और स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा कि हम एक कन्वेंशनल नौकरी की तरफ ले जाने की बजाय बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ मोल्ड करें, क्योंकि यहाँ से आपको कैरियर भी बनेगा, साथ में ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आखिर एडवर्टाइज में क्यों कमी हो रही है, क्योंकि आम जनता के बीच में ये जागरूकता नहीं है कि आखिर बच्चों को एकेडमीज में कैसे एडमिशन कराया जाए। आप ठीक बोल रहे हैं। एकेडमी इसकी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग 700 खिलाड़ियों की है, और आप आश्चर्य करेंगे कि जब उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ, पेपर में आता है और वेबसाइट में रहता है, डिजिटल सब जगह उसको सोशल मीडिया में भी पब्लिश किया जाता है, और आप पिछले साल हमारे यहाँ 65,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ओके सर। तो आप हम ये नहीं कह सकते कि किसी को जानकारी इस विषय में नहीं है। जब 600-700 पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए और 65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और उसमें भी 700 से कम ही होगी क्योंकि ऑलरेडी पहले के बच्चे रहे होंगे, लिमिटेड वैकेंसी हुई होगी। तो जानकारी तो सभी को हो जाती है। आपने बताया कि जबलपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एथलेटिक्स के लिए अभी 2 सिंथेटिक ट्रैक्स आप खोल रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सर उन ट्रैक्स का या उन खेल मैदानों का राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। क्या आने वाले समय पे जो ट्रैक आप लॉन्च कर रहे हैं इसमें वॉकर्स के लिए कोई अलग से व्यवस्था है, और स्पोर्ट्स के जो पर्सन हैं उनके लिए डेडिकेटेड कोई उसके लिए कोई व्यवस्था है? प्रवेश के क्या नियम रखे जाएंगे? प्राइवेट कोचेस को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा? इस सब को लेकर क्या योजना है सर? जबलपुर में 2 ट्रैक बन रहे हैं, एक राइट टाउन स्टेडियम में है और एक रांझी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बन रहा है। और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जो स्टेडियम है उनमें किसी खेल के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधियां नहीं होंगी। तो कुछ वर्षों से ये चीज़ें तो बंद हैं, ठीक है। अब जहाँ तक वॉकर का सवाल है तो उसके लिए चर्चा कर रहे हैं, जो वॉकिंग करने आते थे उनसे भी हमारी चर्चा हुई है, बोला है। तो खिलाड़ियों के लिए एक अलग समय रखा जाएगा, जो सुबह और शाम का अलग होता है, और जो वॉकिंग करने आएंगे उनके लिए एक पृथक समय रखा जाएगा। खिलाड़ियों को पूरा समय उसमें दिया जाएगा खेलने के लिए जी। और वॉकर्स के लिए अलग से समय उसमें निर्धारित किया जाएगा। ऐसी योजना एक बनाई जा रही है। ओके सर, अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिला कि एक समय 2018 तक ये कंडीशन थी कि हॉकी को स्पॉन्सर्स नहीं थे। सहारा के बाद उड़ीसा राज्य ने हॉकी को स्पॉन्सरशिप दी, इतने अच्छे से ग्रूमिंग किया, और ओलंपिक में हमने देखा कि मेंस टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल लाया, और जबकि वुमेन टीम 4th नंबर पे रही। मध्य प्रदेश में भोपाल भी सर हॉकी की एक नर्सरी माना जाता था। तो मध्य प्रदेश इस तरीके से किसी एक स्पोर्ट को पकड़ के ग्रूम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा जो है वो रेसलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं ये बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। तो मध्य प्रदेश इस तरीके से किसी एथलेटिक्स या कोई और दूसरे स्पोर्ट्स को पकड़कर स्पॉन्सरशिप देकर इसको आगे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हमारे जो खेल मंत्री हैं माननीय सिंधिया मैडम जी, व्यक्तिगत वो हर खेलों में रुचि लेती हैं, और उसका नतीजा है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो शूटिंग रेंज है, अभी शूटिंग में बच्चे ओलंपिक्स में गए थे, और हॉकी में एक बच्चा विवेक सागर दास, वो भी हॉकी टीम का हिस्सा था। और हॉकी एक राष्ट्रीय खेल है, तो आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा एस्ट्रो टर्फ ये हॉकी के मैदान हैं एस्ट्रो टर्फ के, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं होंगे। और घुड़सवारी की बहुत अच्छी एकेडमी है। तो जो खेल है, बच्चा किसी में भी एक्सेल करे, हमारे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की सुविधाएं, वाटर स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस बार हमारे यहाँ बच्चे, जो एशियाड अभी चाइना में होने वाला है 25 सितंबर से, उसमें मध्य प्रदेश से 56 बच्चे खेलने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट।
तो ये बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश की, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जी, मैं अंत में सर जानना चाहूँगा कि आपका पर्सनल विजन क्या है, ओलंपिक संघ को किस तरीके से आगे ग्रूम किया जाए, और जो प्रतिभाएं हैं उनका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, खासकर जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, क्या वहाँ पे कुछ इस तरह के खेल आयोजन कंपटीशन नहीं हो सकते, ताकि हम जो ग्रामीणों की जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं उनको अक्सर सर बहुत अभाव रहता है, तो क्या ग्रामीण स्तर पर जाकर हम इस तरह के इवेंट्स आयोजन करें जिससे आने वाले भविष्य के लिए हमको एक अच्छे खिलाड़ी मिले सर? आप ठीक बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम लॉन्च किया, घोषणा की है। उस समय उसके फाइनल डेट्स और सब चीज़ें की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि ब्लॉक स्तर से, ब्लॉक में होगा, विकास खंड होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर संभाग होगा, फिर स्टेट होगा। तो इस स्तर से। दूसरा, मध्य प्रदेश ट्राइबल एरिया भी मध्य प्रदेश में बहुत है, तो अभी 7 सेंटर इनके खुल रहे हैं। मतलब अभी शेड्यूल का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले 23 तारीख को उसका उद्घाटन किया, जिसमें कि 100 बच्चे रहेंगे जी, और 2 खेल उसमें चयन किए जाएंगे। चयन कर लिया है, सब प्रक्रिया हो गई है, वो बस शुरू भर 10-15 दिन के अंदर 7 शुरू हो जाएंगे। तो उसमें 100 बच्चे रहेंगे, तो 700 ट्राइबल के बच्चे उन एकेडमीज़ में रहेंगे ट्राइबल की, और उनको पूरा प्रशिक्षण मिलेगा और वो आगे फिर आके खेल सकते हैं। उनको मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा डायरेक्ट उनकी टीम को स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हमने अनुमति दी है। इसके अलावा खेल में ज़्यादातर स्कूल के बच्चों से ही शुरुआत होती है, जो कि बीच में अभी बड़ा पिछड़ रहा था मध्य प्रदेश में स्कूलों में, जब तक से मोबाइल और कंप्यूटर और ये आ गए और कोचिंग क्लास। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अभी मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर अभी पिछले 2-3 सालों में हमने 1500 पीटीआई को ट्रेनिंग दिलवाई है। तो क्योंकि जो पीटीआई भर्ती है कुछ ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर पोस्टेड है, ये है, तो लेटेस्ट में क्या चल रहा है, किस तरीके से हमको ट्रेनिंग देनी है। तो एक कार्यक्रम किया था जिसमें 1500 पीटीआई लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। और स्कूल शिक्षा विभाग, पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी इस बार समर कैंप लगाया गया कि जो जिस स्कूलों में पीटीआई है और उनके यहाँ मैदान है, तो उनको अनिवार्य रूप से 15 दिन का आपको कैंप वहाँ खेल का लगाना है। तो पूरे प्रदेश भर में सब स्कूलों में, अधिकांश स्कूलों में इस तरीके के कैंप लगे कि बच्चे खेलने के लिए आगे आए। जी सर, मैं केवल क्योंकि हम जो टॉक ऑफ द टाउन, ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली जबलपुर शहर पर ज़्यादा फोकस करता है। विगत कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जबलपुर स्पोर्ट्स के फील्ड में, खासकर एथलेटिक्स में, बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहा है सर, और कुछ मेडल्स हम ला नहीं पा रहे हैं। हम ऑफकोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं बच्चे नेशनल भी खेलते हैं, स्टेट लेवल पर भी खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे रैंक्स नहीं आ पा रही हैं। उसका कारण क्या है सर? आप ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा सा समस्या ये आ गई थी कि जब बच्चा यहाँ से जाता था तो राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसको वो ट्रैक में खेलता था, तो उससे कुछ सेकंड्स का ही फर्क होता है एथलेटिक में, परंतु अब 2 एथलेटिक ट्रैक तैयार हो जा रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी भी जबलपुर में देखें हम तो आर्चरी की एक बहुत अच्छी एकेडमी है, लगभग वहाँ पे 4 करोड़ के ऊपर के इक्विपमेंट्स होंगे। साइकिलिंग का बहुत अच्छा सेटअप है जी। और रांची में भी जो बन रहा है एकेडमी का पूरा नया सेटअप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, सुविधाओं का सवाल है, तो किसी चीज़ की कोई कमी जबलपुर में भी नहीं होने वाली है। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, मेरे ख्याल से जो मशीनरीज, जो इक्विपमेंट और जो स्टाफ है, वो हिंदुस्तान में कहीं और, मेरे को तो, मैं घूमता रहता हूँ सब जगह, पर मेरे को कहीं देखने नहीं मिला। तो मध्य प्रदेश बहुत खेल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। अभी जनवरी-फरवरी में खेलो इंडिया मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया। 10,000 लोग खिलाड़ी और ऑफिसर आए थे और बहुत बड़ा आयोजन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे खेल मंत्री के निर्देशन पे, और उसमें पहली बार हमारी 3rd पोजीशन थी। उसके पहले पिछले साल हमारा नेशनल गेम्स हुआ था गुजरात में, जिसमें हमारी 7th पोजीशन थी।
तो एक समय में हम 28, 24 में, 25 में होते थे, और अभी 7वीं और 6वीं और तीसरी इस पोजीशन में आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में भी नेशनल गेम्स और दूसरी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसमें अवश्य हम आगे और कोशिश करेंगे कि 3 के अंदर कैसे आए, वो हमारा प्रयास चल रहा है उसमें से अच्छी तरह। तो सर काफ़ी अच्छी बातें आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताई। आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप हमारे बच्चों को किस तरीके से उनको गाइडेंस देंगे और किस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि कन्विंस करेंगे कि आप अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बनाएं, और भारत सरकार और खेल संघ किस तरीके से उनको इस तरह की श्योरिटी देंगे कि आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज प्लस एक अच्छा कैरियर इस फील्ड में मिलेगा, उसके लिए किस तरीके से आप बच्चों को गाइड करना चाहिए? आपने ठीक प्रश्न किया। पहले एक समय क्या था कि जब हम लोग खेलते थे तो हमारे लिए तो खेल शब्द ही ऐसा है कि जो मनोरंजन के लिए होता है, समय के लिए, लेकिन आज की स्थिति टोटली डिफरेंट है। खेल में बहुत ज़्यादा कैरियर है, बहुत ज़्यादा पैसा है। यदि बच्चा ओलंपिक्स खेल के आता, जैसे विवेक सागर दास खेल के आया, उसको सरकार ने 50 लाख, 1 करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट प्लस डीएसपी का जॉब। दूसरा, प्रदेश सरकार हमारे अवार्ड देती है जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं। तो जैसे ये देश में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे, मतलब प्रथम स्टेट ऐसा होगा कि अवार्ड के साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं। ऐसा भी देते हैं, तो जिनको विक्रम अवार्ड मिलता है उनको साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है। तो ये एक है। और दूसरा, खेल में बहुत सारे फील्ड खुल गए हैं आजकल, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, है ना, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथिंग वाले हो गए, मैस्योर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, वीडियो एनालाइजर हो गया, और तो इस तरीके की इवेंट मैनेजमेंट लीग्स और बड़े बड़े कंपटीशन होने लगे हैं। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है स्पोर्ट्स में। और यदि बच्चा खेलता है और एक्सीलेंस में जाता है तो उसके लिए तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। आप देखते होंगे कि वर्ल्ड वाइड भी कितने संपन्न खिलाड़ियों जिनके चलते हैं कि खुद के जेट भी हैं, ये भी हैं, और जो हिंदुस्तान या जो मध्य प्रदेश में भी जो बच्चे खेल रहे हैं और जो ऊपर के लेवल पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है, आर्थिक रूप से भी, और पद और नाम और फेम सबसे ज़्यादा मिलता है। वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक बच्चे का शौक़ होता है कि वो कहीं तेंदुलकर बने, कहीं मैरी कॉम बने, कहीं नीरज चोपड़ा बने। तो आगे भविष्य में बहुत स्कोप है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि यदि अच्छा खिलाड़ी है, प्रतिभाशाली है, फिजिकली उस स्तर पे है, तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, प्रदेश सरकार आपको फॉरेन तक भेजती है। किसी चीज़ की कोई इक्विपमेंट की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, तो भारत सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हुई हैं, जिसमें से कि एक टॉप्स योजना एक बना के रखी है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, जिसमें कि जो टॉप के खिलाड़ी होते हैं उनको हर मंथ पैसे देने के हिसाब से, साथ भी उनको जो कोच चाहिए है, जो सुविधाएं चाहिए हैं, आपको कहाँ जाना है दुनिया में, कहाँ, जैसे नीरज चोपड़ा है अभी जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी कहीं बाहर। तो इस तरीके से ये किसी चीज़ की कोई अब हिंदुस्तान में और प्रदेश में कमी नहीं है खेलने वाले के लिए। बस उसके अंदर एक जज्बा चाहिए और आगे आए खेलने के लिए, और कैरियर में बहुत चांसेस हैं उसके। आपने स्पोर्ट्स के बारे में इतनी वैल्यूएबल जानकारी दी सर, और बच्चों को गाइड किया, और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। इसी के साथ स्पोर्ट्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को आपने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। आभार आपका।